कौन उसको कैसे, किसके लिए कौन सादिक है, किसके लिए कौन अमीन है, ये भी बड़ा टफ एनालिसिस रहेगा। आप इंटरवेंशन करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है और वो एक नेचुरल अंदाज में फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में भी पॉलिटिशियंस आए, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, लेकिन वो प्रोसेस जो था उस वो डिसरप्ट नहीं हुआ और वो चलता रहा। और उसी की वजह से फिर वो एक जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन थी वो स्टेबलाइज हुई। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए, सवाए इसके कि वो हमारे यहाँ से चले जाते हैं और उनसे वो कोई डॉलर्स वगैरह ले आते हैं जाके। अदरवाइज तो कोई ऐसी इम्पोर्टेंस रह नहीं गई हमारी। हम ये सुनते हैं कि उनके पास ऑयल की कमी हो गई है, दैट्स वाई उनका झुकाव जो है सुपर पावर कंट्रीज की जानिब है, या इसके पीछे कोई और वजह है? चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास फलां मिसाइल है और फलां मिसाइल और फलां बम है और फलां बम है। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती। ये चीज़ें जो हैं ये अब पुरानी सोच है, प्रिमिटिव थिंकिंग है इस चीज़ के बारे में सोचना कि जी मेरे पास ये चीज़ है। यार आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, आपके पास आईएमएफ का कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आपका बम जो है किस काम का है ये? क्या करेंगे इसको आप? हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है वसीम अल्ताफ साहब ने, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और बड़ा ही अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। वसीम सर का भी अपना चैनल है और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी का भी चैनल है। वसीम सर को आप फेसबुक पे जाकर सर्च कर सकते हैं और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे एनालिसिस होते हैं दोनों के और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर, और साथ ही साथ हम जो है सऊदी अरब समिट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को आया कि वहां पर क्यों इनवाइट नहीं किया गया। तो स्टार्ट करते हैं, वसीम सर से हम आगाज करते हैं। वसीम सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। और आज हम आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि इमरान खान साहब ने की गिरफ्तारी हुई और सुनने में ये आया कि तोशाखाना केस था और उनको 3 साल की सजा सुना दी गई है। अभी आने वाले टाइम में देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या स्टांस है। तो सर, आप इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या कहेंगे? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और तोशाखाना केस और करप्शन और उन पे तो इंडिया से फंडिंग के भी इल्जामात रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि ये ओपन एंड शट केस था। इसमें हर चीज़, हर एविडेंस जो थी वो अवेलेबल थी। लेकिन इमरान खान और उनके जो वकील हैं वो इस केस को खामखा खींच रहे थे, एडजर्नमेंट्स ले रहे थे। अब आप देखिए कि कोई 42 के करीब हेयरिंग्स हुई, जिसमें से सिर्फ 4 हेयरिंग्स पे इमरान खान खुद तशरीफ लाए और तकरीबन 1 साल से केस चल रहा था। और इस केस में वो ट्रायल कोर्ट में भी थे, वो हाई कोर्ट में भी चले जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए और कोशिश यही थी कि किसी तरह टाइम गेन किया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत लंबा अरसा हो गया था। एक ओपन एंड शट केस में तो महीने के अंदर-अंदर फैसला हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि 1 साल से ज़्यादा हो गया था। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। सारी एविडेंस अवेलेबल है। उनके जो उनकी रिटर्न्स थी जिसमें उन्होंने डिक्लेयर करने थे अपने एसेट्स, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, उसकी एविडेंस मौजूद है। उन्होंने तोशाखाना की जो कीमती अशिया थी जो उनको तोहफे के तौर पे मिली थी, उनकी बहुत कम कीमत लगवा के उन्होंने उनको मार्केट में बेचा और फिर उनको डिक्लेयर भी नहीं किया अपनी उस पे फॉर्म बी में, जो कि आप सबमिट करवाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो वो सारी एविडेंस जो थी वो अवेलेबल थी और फाइनली फिर यही हुआ कि कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब फैसला है और उनको सजा हुई है अभी इसी केस के सिलसिले में। रिबाहा। डॉक्टर अभिषेक सर, आपसे भी यही क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है
उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आप पॉलिटिशियंस आपकी हिस्ट्री में यानी कि सियासत की हिस्ट्री में इस तरह की क्या गिरफ्तारियां सामने आती हैं? और तोशाखाना केस के हवाले से आपकी क्या राय है? और इस तरह के केसेस, इस तरह के स्कैंडल्स आपकी तरफ से क्यों नहीं निकलते? क्या कहेंगे? नहीं, हमारे तरफ से भी केसेस निकलते हैं रिबा जी, इससे कोई कमी नहीं है। हमारे भी पॉलिटिशियंस को, अभी लालू प्रसाद यादव जी को जेल की सजा हुई थी चारे घोटाले में। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग एक तरीके के लोग हैं, एक तरीके का ही हमारा जो है वो डिमेनर्स रहते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है, मैं अब चूंकि मैं थोड़ा इसको लीगल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में रखूंगा, अदरवाइज सर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कह दिया कि इट वाज एन ओपन एंड शट केस, एंड इंडीड इट वाज। बट मेरा ये मानना है कि ये जो आपका आर्टिकल 62 में जो 2-3 क्लॉजेज हैं विच defines for the eligibility for a person to be a member of Majlis Shura, वो बड़ा दिक्कत का घर रहेगा हर समय। एंड आई थिंक उसको लूजली डिफाइंड ही इसलिए रखा गया है क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं बना सकते ना। अब उसमें लिखा हुआ है कि आप इस्लाम के इंजंक्शंस को फॉलो करते हो, या उसमें लिखा गया है कि आप और भी ऐसी चीजें लिखी हैं विच आई थिंक इज वेरी टफ फॉर अ पर्सन हु इज एलिजिबल, जो कि एक ऐसा बंदा जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है और जिसको सबके साथ मिलके चलना है, वो उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर पाए, बड़ा मुश्किल है। सादिक और अमीन और ऑनेस्ट क्वालिटी का जो बंदा होगा उसकी भी डेफिनेशन बहुत टफ होगी। कौन उसको कैसे, किसके लिए कौन सादिक है, किसके लिए कौन अमीन है, ये भी बड़ा टफ एनालिसिस रहेगा। मैं बहुत विनम्रता से, बड़ी विनम्रता से ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान की एक समस्या है, क्योंकि ये तो हर सोसाइटी में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। पॉलिटिशियंस हर जगह एक इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे, और फिर वो अपनी कुछ लोग होते हैं जिनका कि जो मॉरल कैरेक्टर यानी कि पब्लिक गुड के प्रति अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, कुछ का थोड़ा कम होता है। बट इन्हीं से ही, पॉलिटिशियन से ही पॉलिटिक्स चलेगी। हम उनको बुरा भला कह के पॉलिटिक्स से जान नहीं छुड़ा सकते, बिकॉज अगर एक इंस्टीट्यूशन बनाया है तो चलाने के लिए लोग तो चाहिए ना। वो उसके लिए आप ऊपर से तो लोगों को नहीं बुलाएंगे, हमारे ही आपके समाज के लोगों को आना होगा और इस इंस्टीट्यूशन को चलाना होगा। सो मुझे लगता है कि डिमीनिंग और डेमोनाइजिंग पॉलिटिशियंस अच्छी चीज नहीं है। ये भी अच्छे लोग होते हैं, और समझ लीजिए कि जैसे भी हों, आला दर्जे के लोग होते हैं, क्योंकि समाज में सबको साथ लेके चलना, चाहे पोलराइज करके चाहे नॉन पोलराइज करके वो बात की डिबेट है, उतना आसान होता नहीं है। बिकॉज पॉलिटिक्स का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एक्सेप्ट वायलेंस एवरीथिंग इज फेयर। आप वायलेंस नहीं करेंगे, बाकी आप जो चाहे वो कह सकते हैं, कर सकते हैं। दैट्स हाउ द रूल ऑफ द गेम इज। सो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। आपका इंटरनल मैटर है। हमारे यहाँ पे ये जस्टिस का सिस्टम देखा जाता, तो अगर एक रेगुलर फिनोमिना होता तो आई वुडंट हैव बीन बॉदर्ड कि कौन गया कौन नहीं गया। बट देयर इज अ पैटर्न, एंड दिस पैटर्न बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान का, उसमें आ जाती है। ये आप कंस्ट्रक्ट करते हो जो चीज आप चाहते हो, उसको आप जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड डिस्टिंक्शन फ्रॉम ट्रूथ एंड फैक्ट है वो आप समझते नहीं है। आप फैक्ट को कंस्ट्रक्ट करके उसको ट्रूथ मानने की कोशिश करते हो, और कंस्ट्रक्शन कभी भी जो नेचुरल या सेल्फ सस्टेन्ड फिनोमिना या सेल्फ सस्टेन्ड अगर कोई नेचर में एक्टिविटी हो रही है और उसको आप अगर रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो एक दूसरी कोर्स ऑफ इवेंट होता है। और कोई कोर्स ऑफ इवेंट आप कंस्ट्रक्ट करो और फिर उसको उस तरीके से प्रेजेंट करो कि एज इफ इट इज अ ट्रूथ, देन यू आर सिंपली कंफ्यूजिंग द सोसाइटी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए ये एक वसीम सर मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं नहीं जानता कैसे दिखेंगे, मगर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के लिए ये एक धचका है। क्योंकि यही चीज नवाज साहब के साथ की गई, श्री नवाज शरीफ साहब जी के साथ, वो भी प्रधानमंत्री थे, उनको भी इसी तरीके से डिस्क्रेडिट किया गया। तो आई थिंक पॉलिटिशियंस शुड हैव अ स्पेस, कि उनको खुला स्पेस दें, उनको ग्रो होने दें। पॉलिटिक्स एक दिन में ग्रो नहीं होती, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो भी है उसमें उनको ग्रो होने दें, उनको स्पेस दें। आपस में लड़ने भिड़ने से वो धीरे धीरे मेच्योर होंगे, फिर एक तरीके की पॉलिटिक्स आएगी। इंडिया में हमने ऐसी भी पॉलिटिक्स देखी है एक समय कि एक स्टेट के पास IIT खुलता था तो दूसरा स्टेट कहता था, धमकी देता कि हमारे यहाँ नहीं खोलोगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। सो यू ग्रो। So I think it's in my humble opinion, it's a sad day that he has been convicted, but be that as it may. जी।
सही। अच्छा वसीम सर मेरा आपसे सवाल है कि आने वाला टाइम इमरान खान साहब के लिए आप कैसा देख रहे हैं? और क्या 3 साल वो ये सज़ा जेल में काटेंगे? तो अवाम का जो स्टांस है आपको पता है इमरान खान साहब के बहुत सपोर्टर हैं, पूरा पाकिस्तान ही समझे कि उनके बड़ी सपोर्ट करता है। तो फिर आप ये तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएँगे, तो इस पर आप क्या समझते हैं? क्या कहें क्या इसका हल क्या निकलेगा? जी, एक तो मैं अभिषेक साहब की बात का थोड़ा-सा इसमें ऐड कर दूँ कि बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है जिसमें कि सियासतदान इवॉल्व करते हैं, सियासत इवॉल्व करती है और किसी भी अनडेमोक्रेटिक फ़ोर्स को इस प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, इसको चलते रहना चाहिए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैच्योरिटी आ जाती है। जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है और वो एक नेचुरल अंदाज में फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में भी पॉलिटिशियंस आए, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, लेकिन वो प्रोसेस जो था वो डिसरप्ट नहीं हुआ और वो चलता रहा। और उसी की वजह से फिर वो एक जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन थी वो स्टेबलाइज हुई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब आप जो कह रही हैं इमरान खान का, तो इमरान खान फिलहाल तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पे पीटीआई को टुकड़े-टुकड़े कर दिया है। इस वक्त उनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप थी वो एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो केसेस बन गए हैं, लोग अरेस्ट हैं, कुछ रिमांड पे हैं, कुछ इस वक्त हमारे हसास इदारों की कस्टडी में हैं और केसेस चल रहे हैं, खुद वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। और हकीकत में आपको बताऊं कि पीटीआई जो थी ना वो एक्चुअली इमरान खान ही थी। इमरान खान वाज पीटीआई। तो अब जब इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, 3 साल के लिए जेल चले गए हैं, तो अब पीछे किसके पास लीडरशिप होगी और पार्टी को कौन ऑर्गेनाइज करेगा और कौन लेके चलेगा और किसके पीछे लोग आएंगे? वो तो इमरान खान का एक करिश्मा था ना बहरहाल, जिसके पीछे लोग आ रहे थे। अब प्रोबेबली वो चीज नहीं है उस तरह से। अब वो जेल में रहेंगे कुछ अरसा और उम्मीद है कि उनके कमरे में एसी भी लग जाएगा। वो तो एसी उतरवा रहे थे लोगों का, लेकिन उनके कमरे में एसी लग जाएगा। तो कुछ वक्त वो वहां पे अब गुजारेंगे। तो मुझे तो अभी फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि पीटीआई एक इंटीग्रेटेड पार्टी के तौर पे अगले इलेक्शंस में हिस्सा ले सके। मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन इमरान खान का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है अभी भी। अभी जो लोग उनको सपोर्ट करते थे और एक कल्ट के तौर पे वो एक लीडर बन चुके थे, वो अपनी जगह मौजूद है। गो के पार्टी अब उस तरह से नहीं है, लेकिन उनका वोट बैंक, उनकी सपोर्ट खास तौर पे हमारी मिडिल क्लास में और ओवरसीज पाकिस्तानीज में अभी भी मौजूद है। रिवाहा। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखते हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज यानी कि जो करंट शरीफ गवर्नमेंट चल रही है तो वो तो ये कहती हैं मक्का फाते अमल है। आपने हमारे साथ किया तो आज आप भी उसी कल्ब से गुजर रहे हैं। तो इस तरह के स्टांस जो हैं इस तरह सुनने में आते हैं जो सपोर्टर हैं शरीफ फैमिली के और जो एंटी ऑपोजिशन है यानी कि पीटीआई एंटी है, तो इस तरह का स्टांस करते हैं। और डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि क्या फ्यूचर आप इमरान खान साहब का देख रहे हैं और एसी भी उनको नसीब होगा अपनी जेल में, क्या कहेंगे? देखिए हमारे यहाँ भी बहुत से पॉलिटिशियन दे आर कूलिंग देयर हील्स इन द जेल, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में तो आना जाना लगा ही रहता है। बट पॉइंट ये है कि जिस ग्राउंड्स पे वो गए, जो ग्राउंड पे उनकी कन्विक्शन हुई है तोशाखाना केस, तो उनका अगर आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, अभी तो ये बहुत ही छोटा सबऑर्डिनेट कोर्ट का मेरे ख्याल से सीजीएम कोर्ट होगा या कोर्ट ऑफ सेशन होगा, मैंने आपका लॉ नहीं देखा है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो भी है। तो वो 3 साल की सजा है एंड ऑफ कोर्स ही हैज राइट टू अपील एंड ऑल दैट। तो फिर वो कन्विक्शन, जैसे हमारे यहाँ आज राहुल गांधी जी को कन्विक्शन से स्टे मिल गई थी, उनको एक डिफेमेशन केस में पीनल पनिशमेंट मिली थी, 2 साल की मैक्सिमम था वो उनको सजा।
और जहाँ तक मुझे पता चला कि आपके भी लॉ में ये जो पॉसिबल उनकी जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस हो सकता था वो 3 साल हो सकता था, और उनको 3 साल पूरा का पूरा दिया गया है। सो अब अपील में कितनी वो बात जाएगी क्या, बिकॉज कि अपील में जो होता है वो ट्रायल तो होता नहीं है, तो एविडेंसेस को तो अप्रिशिएट करने का पावर होता नहीं कोर्ट के पास। वो से दे कैन डू इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में कुछ अगर मिसकैरेज हुआ है तो दे कैन करेक्ट इट, अदरवाइज अगर वैसी कोई चांसेस है नहीं और अगर लॉ को एडिक्वेटली अप्लाई किया गया तो आई डोंट सी एनी रिलीफ कमिंग फॉर मिस्टर खान। पर वही है कि अब इसमें देखिए ये चीज है ना कि मिस्टर खान चले जाएंगे उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद ये क्या गारंटी है कि ये जो एक पैटर्न है ये नहीं चेंज होगा। उसके लिए मैं वसीम सर से बहुत अदब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान क्या बनना चाहता है, डेमोक्रेसी इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, डेमोक्रेसी इज अ टूल टू अचीव एन एंड। आप डेमोक्रेसी को यूज करके अनडेमोक्रेटिक गोल्स को नहीं अचीव कर सकते। एंड लुकिंग एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, यू आप एग्जैक्टली वही करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन इज नॉट does not create a democratic society, rule of law based society. Rule of law based society के लिए there are minimum fundamental requirements कि वो rule of law हो, equality of all human beings हो, freedom of absolute religion हो, उसके बाद state का कोई religion नहीं हो, especially अगर वो Abrahamic faith वाले हैं, वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना हो कि आप अपने लोगों के लिए गवर्नमेंट लाना चाहते हो। आपको बहुत सारे आइडियोलॉजिकल जो है जो जो आइडियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले आयरन आउट करना पड़ेगा। इलेक्शन हो नहीं हो, आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी तो सेटअप में है ही है। आप तो मेरे ख्याल से सर मुझे करेक्ट करेंगे, हाफ ऑफ योर लाइफ हैज बीन अंडर द मार्शल लॉ। वहां तो कोई इलेक्शन नहीं लगते थे, तो ब्यूरोक्रेसी ही रन करती थी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है। So I don't think administration per se is a problem. The problem is कि डेमोक्रेसी से क्या चाहते हैं आप, क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या आप डेमोक्रेसी से अनडेमोक्रेटिक मीन्स अचीव करना चाहते हैं? इज दैट अ गोल? और क्या ये संभव है? आपको फिलोसॉफिकल रिविजिट की जरूरत है, और जब तक वो नहीं होगा, इमरान खान साहब होंगे, फिर कोई because you have constructed a state, you are constructing the events and posing it to be a truth कि इंडिया में भेज दो लाइट किसी को और बोलो कि ये तो वो लोग हैं, इनको तो हम जानते ही नहीं है, डिनाइल कर दो। कंस्ट्रक्शन, आपको फैक्ट और ट्रूथ के बीच का डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। कुछ माइंड ब्लोइंग किताबें लिखनी पड़ेंगी, कुछ हार्श ट्रूथ से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी होगी। अदरवाइज we will be sitting again discussing some other misfortunate individual once again. Otherwise अगर ये कोई एक नॉर्मल डेमोक्रेसी होती, लालू जी यादव पे उनको जेल हुआ, कौन गया? मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो जेल में है। हेल्थ में दिल्ली की आधी कैबिनेट जेल में, आधी कैबिनेट दिल्ली की जेल में है। नो वन एवर डिस्कशन। ठीक है भाई, वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी अपना कर ले। सो थैंक यू, आई गेस आई स्पोक मच। अच्छा, अब वसीम सर आपसे सवाल है कि इंडिया के एनएसए अजित डोवल जी जो हैं वो सऊदीया यूक्रेन समिट जो हो रहा है सऊदी अरब में, वहां पर गए हैं, और पाकिस्तान को क्यों नहीं इनवाइट किया गया? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी सी बात ये है कि पाकिस्तान की जो एक सिग्निफिकेंस थी, एक उसका एक पिवटल रोल था इस रीजन में एक ज़माने में, वो अब रहा नहीं है। हमारी वो जो एक इम्पोर्टेंस थी बहुत से मुल्कों के लिए, अब वो रही नहीं है। तो जाहिर है जितनी जान आपके मुल्क में होती है उतनी आपकी फॉरेन पॉलिसी में होती है, और उतनी ही आपको बाहर के मुल्कों में आपको इज़्ज़त दी जाती है और आपको अहमियत दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए, सवाए इसके कि वो हमारे यहाँ से चले जाते हैं और उनसे वो कोई डॉलर्स वगैरह ले आते हैं जाके। अदरवाइज़ तो कोई ऐसी इम्पोर्टेंस रह नहीं गई हमारी। तो वो जाहिर है कि इंडिया जो है, इंडिया को लोग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। अमेरिका भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देख रहा है, यूरोप भी, ऑस्ट्रेलिया भी। हमारे साथ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी वो इम्पोर्टेंस रह नहीं गई है अब दुनिया में, ये सच्ची बात है ये। और जाहिर है फिर सऊदीया भी उसी हवाले से हमें देखेगा।
हमारी एक अहमियत थी एक ज़माने में सऊदीया के लिए, जब अफ़गानिस्तान में रशियंस आए हुए थे, तो सऊदीया का इंटरेस्ट था, सऊदीया से लोग आ रहे थे, इमदाद आ रही थी, ये लड़ रहे थे यहाँ से, ट्रेनिंग दी जा रही थी लोगों को यहाँ से, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब शायद हम इम्पोर्टेंट रहे ही नहीं हैं दुनिया के लिए। तो यही एक बुनियादी वजह मुझे नज़र आ रही है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस फेलियर की वजह क्या है कि वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं रहा? क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए उस वक़्त इम्पोर्टेंट था जब कोल्ड वॉर चल रही थी और अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी, तो हम इम्पोर्टेंट थे। पाकिस्तान उस वक़्त इम्पोर्टेंट था जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, तो फिर हम एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे लड़ रहे थे यहाँ पे। पाकिस्तान उस वक़्त इम्पोर्टेंट था जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी और 9/11 के बाद हमारी ज़रूरत थी अमेरिका को। अब ना तो कोल्ड वॉर है, ना कोई सोवियत इन्वेजन है, ना वॉर ऑन टेरर है, ना और कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें इम्पोर्टेंट बनाती हो। तो इंडिया के साथ अमेरिका की भी इस वक़्त एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। बल्कि हम हमें तो वो एक इरिटेंट के तौर पे समझ रहे हैं कि यार ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अब सऊदीया, अमेरिका, इनका आपको पता है कि एक अपना एक नेक्सस भी है। तो इसमें हम अब कहीं पे हम मैटर नहीं करते, इस इक्वेशन में हम कहीं आते ही नहीं हैं। और दूसरा फिर इस वक़्त जो गवर्नमेंट है, आपको पता है वो भी अब 2-3 दिन की मेहमान है। 3 दिन की मेहमान है गवर्नमेंट, और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे तो इस वक़्त बिल्कुल एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल। एक गैर अहम गवर्नमेंट है इस वक़्त पाकिस्तान में, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। तो वो क्यों बुलाएँगे इन लोगों को जो 3 दिन के बाद फारिग हो रहे हैं? ठीक है ना? तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरा ख्याल में सऊदीज़ जो है ना, वो कोई हम इस वक़्त उनकी कोई अच्छी बुक्स में नहीं है हम, सीधी बात है। जी, तो ऐसे ही है। जी। रिसेंटली सर, अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट किधर कर रहा है? इंडियन कश्मीर में कर रहा है। इवन कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया, उसकी जो है वहाँ अरब के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इंडियन कश्मीर में जाके उनकी डेवलपमेंट की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि अरब का झुकाव जो है वो उधर होता जा रहा है। मैंने ये मतलब अक्सर बड़े बात करते हैं ना, तो हम ये सुनते हैं कि उनके पास ऑयल की कमी हो गई है, दैट्स व्हाई उनका झुकाव जो है सुपर पावर कंट्रीज़ की जानिब है, या इसके पीछे कोई और वजह है? इसके पीछे और वजह है। ऑयल एक फैक्टर हो सकता है, बट आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान साहब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, 39 या 36-35 साल के ही हैं और अंडर 40 हैं और इतनी बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट स्टेट को रन कर रहे हैं वेस्ट एशिया में। तो बिल्कुल ही इज लुकिंग बियॉन्ड ऑयल, ही हैज विजन। उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं विच टेक्स लॉट ऑफ करेज। तो बहुत साहस चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए, और उनके पास विजन है। मुझे लगता है कि वो द वे अरबिक वर्ड इज परसीव्ड इन द वर्ल्ड, उसको चेंज करने की ओर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि यूक्रेन बात करना चाहता था, ग्लोबल साउथ को रीच करना चाहता था, उसने इंडिया को रीच किया। इंडिया यूक्रेन को किसी भी तरीके के नेगोशिएशन के लिए इंडिया में होस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज अ क्लियर लाइन जो हम रशिया के साथ एक हमारी जिसे कह लीजिए अनसेड जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई वी आर फेवरिंग देम डिस्पाइट आवर रिजर्वेशन जो वो कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल बॉर्डर का जो उन्होंने वायलेशन किया उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं लीगली, बट मॉरली वी आर विद देम। तो हम इसको यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते थे, और यूक्रेन इज डेस्परेट कि वो बियॉन्ड जो वेस्टर्न पावर हैं वहां से वो सपोर्ट ले, क्योंकि वेस्ट में देयर इज अ फटीक, जो उनके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जितना राइज कर गया है, जो उनके यहाँ इन्फ्लेशन हुई है, जो उनके बिजनेस तबाह हुए हैं,
इवन वेस्ट में भी अब फटीग आ रहा है कि हाउ मच कॉस्ट आर वी गोइंग टू पे टू सपोर्ट यूक्रेन। उन्होंने सारे टैक्टिक्स जो थे, जो एक वेरी पिक्युलर यूरोपियन टेंडेंसी है टू पनिश, कि आपने कुछ किया तो उसका सबसे पहला होगा कि यू विल पे द कॉन्सिक्वेंस, वो सब वो करके देख चुके हैं। दे हैव एक्सेप्ट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं, वो छोड़ के उन्होंने सब करके देख लिया। रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए, उनको फाइनेंशियल सिस्टम से हटा दिया, उनको दुनिया के हर नॉर्मल जो एक इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, दे सिंपली ब्लॉक्ड रशियन वेज। पर क्या हुआ उससे? उन्होंने ये देखा कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर वो रन कर रहे थे, ये वर्ल्ड ऑर्डर के पिवट आज के डेट में इंडिया और चाइना है। इंडिया एंड चाइना स्टूड बाय रशिया, और उसके बाद उन्होंने देख लिया कि वेस्टर्न सैंक्शन फेल्ड। उल्टा वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि वो वहां पे ही इन्फ्लेशन को ले आए। और मैं यूरोप में 10 साल अपनी जिंदगी के रखा हूं, मुझे पता है कि जर्मनी इज अ वेरी वेरी रिच कंट्री, बट अगर एवरेज जर्मन तो बहुत पुअर जिंदगी बिताता है। वो 1500-1600 यूरो में उसको अपना घर चलाना होता है, और उसके लिए बहुत जिंदगी बहुत टफ होती है वो। तो यूरोप इस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक थकावट है लोगों में कि भाई हाउ लॉन्ग। और अगर नेटो का क्या फायदा हो रहा है? देयर आर एंटी नेटो, जिसे कह लीजिए फीलिंग इज आल्सो ग्रोइंग कि नेटो क्या कर रहा है यहाँ पे, नेटो से हमें क्या मिलने वाला है। और रशिया के कंसर्न्स को अगर हम एड्रेस कर दें, उसके अगर उसको पैसिफाई करें या उसको हम समझें, क्योंकि जैसे पहले चल रहा था, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो उसके लिए यूक्रेन ने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि अब उनके सपोर्ट जो है वेस्ट में वीन कर रहा है। और जेलेंस्की अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं कि हमको अभी भी टेक ऑन करना है और हम लेके आएंगे क्या नाम है नाटो को यहाँ पे। तो रशिया ने भी अपने वो बात नहीं किया। तो दिस इज एन एफर्ट जेलेंस्की साहब की कि वो ग्लोबल साउथ की ओर देखें और कुछ वो सपोर्ट अगर जुटा सकें तो जुटाएं, ताकि कुछ दिन और ये मामला लंबा खींचे। अदरवाइज फटीग तो यूरोप में भी आ गया, उनको धीरे धीरे मैसेज दिया जा रहा है कि इनफ इज इनफ, अब हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये उसी का है। वो चूंकि इंडिया विल नॉट होस्ट यूक्रेन एट दिस जंक्चर, तो वो रशिया के साथ संबंध नहीं खराब करना चाहेंगे। तो आई गेस कि पुतिन ने डायल किया होगा मोहम्मद बिन सलमान को कि एक ये मौका है, आप भी वर्ल्ड लीडरशिप देखिए एंड स्टार्ट सीइंग वर्ल्ड बियॉन्ड अरब वर्ल्ड। तो आप जैसे आपकी दुनिया पूरी है, 57 ममालिक हैं आपके, बस वहीं आपकी दुनिया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड सब आपका वहीं पे, वहीं शुरू वहीं खत्म। बट जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, ही इज ट्राइंग टू पुट सऊदी अरेबिया अमंग 200 ऑड स्टेट्स जो हैं। तो वो एक एफर्ट है, उसमें एक पीस प्रोसेस की कोशिश की जा रही है। रशिया ने भाग नहीं लिया इसमें, बट रशिया कह रहा है कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं, जो इसका आउटकम होगा वो हम देखते हैं क्या होता है। बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन दोनों ने कहा कि डायरेक्ट पीस तो नहीं हो सकता, उनका ओपन में स्टेटमेंट आ गया है। तो फिर यही दीज आर द फोरम्स। जी चलिए सर, ये तो सऊदी अरब की डेवलपमेंट हो गई, वो बनाना चाह रहे हैं उनके साथ, और ये सारी चीज़ें अपनी मतलब बेहतर करना चाहते हैं। हर कंट्री अपने मुफाद के लिए काम करता है, अपने स्टांस के लिए काम करता है, अपनी मतलब कंट्री के लिए काम करता है। चलिए ये तो हो गया, इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर था? पाकिस्तान को क्यों नहीं इन्वाइट किया? आप किससे पूछ रही हैं? सर मैं आप डॉक्टर साहब से पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ, सीम साहब तो ओके, मैंने पूछ लिया ना। अच्छा, हाँ। तो देखिए पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान का रोल क्या बनता है इसमें? आप इसमें बैठ करके क्या कर लेंगे? आपको बड़ी मुश्किल से तो वहां बैठाया गया था, क्या नाम है, अफगानिस्तान वाले में। हाँ जी, मैं बस यही कहूंगा कि पाकिस्तान को अपनी, बिकॉज यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, या तो आप यूक्रेन के साथ हैं, या तो आप रशिया के साथ हैं, या तो आप अजरबैजान के साथ हैं, या तो आप आर्मीनिया के साथ हैं। सो दैट्स हाउ दैट कैन बी द केस। जैसे हम रशिया के साथ हैं पर यूक्रेन के साथ बात कर रहे हैं, तो हमने वो दरवाजे खोले हुए हैं ना। तो आपको एक वर्ल्ड उसमें आइए, वर्ल्ड ऑर्डर में आइए, वर्ल्ड स्ट्रीम में आइए। आप जिस कुकून में रह रहे हैं, जिस तरीके से आप दुनिया को देख रहे हैं, वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज आप यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, जिसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में हैं आप। तो फिर उसको दुनिया ही नहीं समझ पा रही है आपको कि आप किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड। आपको दोहा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल दी गई, तो आप दोहा में जब जाते थे तो आप इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कि अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस का रोड क्या होगा, उसकी जगह आप ये कहते थे कि इंडिया को इसमें ना लाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप इंडिया को लाए तो हम यहाँ पे वेपन दे देंगे, अगर आप इंडिया को लाए तो हम ये कर देंगे। सो योर अप्रोच टू द फॉरेन पॉलिसी एंड टू द डोमेस्टिक पॉलिसी बोथ इज इंडिया, कि आपने ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है, इसका नाम है एंटीगा, इसका नाम है टू नेशन थ्योरी। This is how it has gone. It has gone disproportionately, जिसे कहते हैं snowballed.
जो होना नहीं चाहिए था। जब देश आज़ाद हुआ था आपका, तो ये सोचा गया था कि चलिए धीरे-धीरे गुस्सा है, कम हो जाएगा और फिर हम एक कनाडा, अमेरिका की तरह बना लेंगे। पॉलिटिकल डिवीज़न को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। कल्चरल टाइज़ को हम अपना रखेंगे एंड दैट्स हाउ इट वाज़ परसीव्ड। पर आपने उसको क्रिएट करते आज आप, मैंने सुना कि 0.5 मीटर का भी न्यूक्लियर बम बना लिया है कि अपने ही देश में 0.5 मीटर पे न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो उसमें कोई रोल आपका बनता नहीं है कहीं दुनिया में, आपके पास विजन ही नहीं है। वसीम सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं हर जगह जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर हैं। तो वो क्यों इतना एग्जैजरेट करते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं? बाकी तो हमने किसी भी कंट्री को नहीं देखा कि वो ये बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाकर या अपनी स्पीच में कहे कि हम तो न्यूक्लियर पावर हैं, हम तो ऐसे हैं, तो हम तो वैसे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये क्यों अलानिया कहते हैं? वो है ना, एक बम पड़ा हुआ है वहां पे, तो अब जाहिर है कि वो दुनिया को बताना तो है कि हमारे पास बम है। लेकिन बात यह है कि आपके पास इकोनॉमी कैसी है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, आपके सोशल स्ट्रक्चर्स का क्या हाल है इस वक्त, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स में आप कहाँ पे हैं, आप एक इंटेग्रिटी के इंडेक्स में दुनिया में कहाँ पे हैं, आप जो जस्टिस दे रहे हैं लोगों को वहां पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जाहिर है आपका पासपोर्ट जो है उसकी कितनी इज्जत है दुनिया में, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी एक बंदा जो है एक झोंपड़ी के अंदर रह रहा है और खाने को है कुछ नहीं उसके पास, और इसने एक 5 लाख रुपए की क्लैशनिकॉफ रखी हुई है और वो दुनिया को कहे जी मेरे पास क्लैशनिकॉफ है, तो उसकी इज्जत तो नहीं होगी, बम से इज्जत तो नहीं होती। क्या ऑस्ट्रेलिया के पास बम है, कनाडा के पास है, जर्मनी के पास है, जापान के पास है, स्विट्जरलैंड के पास है? किसी के पास भी नहीं है। लेकिन क्या हमारी इज्जत दुनिया में उनसे ज्यादा है? हमारे पास तो बम है, ऐसा तो नहीं है। तो इज्जत होती है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी है, आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके इदारे कितने मजबूत हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास फलां मिसाइल है और फलां मिसाइल और फलां बम है और फलां बम है। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये चीजें जो है ये अब पुरानी सोच है, प्रिमिटिव थिंकिंग है इस चीज के बारे में सोचना कि जी मेरे पास ये चीज है। यार आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, आपके पास आईएमएफ का कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आपका बम जो है किस काम का, ये क्या करेंगे इसको आप? तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें ये सोचना है यार कि हमने मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे अपने आप को इंटीग्रेट करना है, और उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रीजनल लेवल पे कैसे इंटीग्रेट करना है। हम रीजन्स मिलकर तरक्की करते हैं। यूरोप में देखें आप, ये साउथ ईस्ट एशिया में देखें, अफ्रीका में देखें, अफ्रीका में यार आप यहाँ पे आपके इंडिया है, इधर ईरान है, अफगानिस्तान है, सबके साथ अच्छे तल्लुकात बनाएं, मिलजुल के रहें और बातचीत करें, एक मेज पे बैठें, डिस्कस करें चीजों को, इस तरफ आए आप। लेकिन बस अब बदकिस्मती है हमारी कि इस तरफ हम नहीं आ रहे। हम वही बम को लेके बैठे हुए जी हमारे पास फलां बम है और फलां मिसाइल है और फलां ये है और फलां वो है। और कल को देखिएगा कि ये सारी जितनी चीजें हैं ना, ये मुख्तलिफ चौकों के अंदर ये लगी हुई होंगी, खोखे लगे हुए होंगे बस वहां पे, और यूजलेस। ये चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं। अब दुनिया इस एंगल से नहीं देखती किसी मुल्क को कि जी उसके पास बम कितने हैं। अब और चीजें देखी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि हम अपने तरजीहात तय करें, हमने क्या करना है, किस रुख पे मुल्क को लेके जाना है, अवाम को हमने क्या देना है। हमने बम नहीं देने अवाम को। मुझे बम नहीं चाहिए, मुझे
सोशल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम चाहिए। मुझे बेहतरीन एजुकेशन चाहिए, मुझे बेहतरीन हेल्थ सिस्टम चाहिए। मैं चाहता हूं कि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम फायदा उठाएं, हमारा हमसाया है। हम हमें 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 ये पता चले कि इंडिया में पर एकड़ यील्ड जो है वो क्यों ज्यादा है, हमारी क्यों कम है। मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास इतने एटम बम है और इंडिया के पास इतने हैं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक पाकिस्तान के शहरी के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के साथ। तो ये चीजें हैं, तो जब तक ये हम तय नहीं कर लेते उस वक्त तक हम फिर खड़े रहेंगे वहीं पे। वो एक बंगला लोक कहानी है ना कि एक मल्लाह सारी रात चप्पू चलाता रहा लेकिन किश्ती का रस्सा खोलना भूल गया। वो जब सुबह हुई तो किश्ती वहीं पे खड़ी थी। तो यार कम से कम पहले तय कर लो कि यार किस तरफ जाना है, किश्ती को कहाँ लेके जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। अदरवाइज तो फिर वहीं खड़े रहेंगे सारी रात। आप वहीं पे, सुबह होगी तो पता चलेगा यार हम तो वहीं पे हैं। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ठीक। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जी रिबा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि हमें प्रायोरिटीज को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये जो वेपन है ये सब कुछ एक दिन चौराहे पे पड़ा होगा और इसकी कोई कीमत नहीं होगी, बल्कि कीमत होगी सिर्फ हमारी तालीम की, हमारे हेल्थ सिस्टम की, हमारी इन चीज़ों की जो है वो कीमत होगी। तो हमें इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर अभिषेक सर आप बहुत शुक्रिया, वसीम सर आपका बेहद शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, और इमरान खान साहब के हवाले से आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आती है उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे, और जो वसीम सर और डॉक्टर अभिषेक सर की जो थॉट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।